हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड 34th लेक्चर रहेगा और आज के लेक्चर में हम जो हमारे CSIR नेट JRF के अंदर बायोस्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा 35th जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम बायोस्टैट से रिलेटेड जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ हमारे टेक्निक्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आज हम यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चलेंगे और ये हमारे इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई हमारे ऐसे कॉन्सेप्ट या फिर कई हमारे बायोस्टैटिक्स ऐसे टूल्स में देखने को मिलते हैं जो कि बार बार हमारे CSIR नेट या फिर DBT या फिर गेट के अंदर हमारे बार बार रिपीट होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे उन्हीं जो हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स या फिर जो हमारी टेक्निक्स रहती है उन्हीं को हम यहाँ पे आज कवर करके चलेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगर हमारा कुछ ऐसा हमारा टॉपिक है जो कि यहाँ पे हमारा कवर नहीं हो पाया है तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं जिसके अंदर हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ए रिसर्चर मेजर द हाइट ऑफ 50 teak trees in wet and dry habitat. Which one of the following option is an appropriate statistical test to determine if the height significantly differ in wet and dry habitat? देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई रिसर्चर है, ठीक है, और वो टीक ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 50 टीक ट्रीज की हाइट को यहाँ पे मेजर किया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, एक तो उन्होंने वेट हैबिटेट के अंदर और एक उन्होंने ड्राई हैबिटेट के अंदर। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि उन्होंने दो हैबिटेट को सिलेक्ट किया, एक वेट है और एक यहाँ पे ड्राई हैबिटेट हो गया। ठीक है, उन्होंने वेट हैबिटेट से भी 50 ट्रीज को यहाँ पे सिलेक्ट किया और उनकी हाइट को यहाँ पे मेजर किया। सिमिलरली उन्होंने ड्राई हैबिटेट से भी क्या किया, 50 ट्रीज को यहाँ पे सिलेक्ट किया और उनकी हाइट को यहाँ पे मेजर किया। अब वो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, वो यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पे वेट हैबिटेट के अंदर 50 ट्रीज की जो एवरेज हाइट यहाँ पे देखी होगी और जो यहाँ पे ड्राई हैबिटेट के अंदर उन्होंने जो 50 ट्रीज की हाइट यहाँ पे मेजर की है उनकी भी कुछ यहाँ पे एवरेज हाइट आई होगी। तो वो यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि क्या इनकी हाइट के अंदर कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है या फिर नहीं है। अब सिग्निफिकेंटली डिफरेंस का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो वेट हैबिटेट है यहाँ से जो 50 ट्रीज की जो एवरेज हाइट आई है वो यहाँ पे आई है 59 मीटर और ड्राई हैबिटेट के अंदर ये कितने आई है 50 मीटर। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस हमारा सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है। मतलब इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारा डिफरेंस एक्चुअल में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि हम इसको सिग्निफिकेंट यहाँ पे बोल सके। ठीक है, देखो सिग्निफिकेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिग्निफिकेंट जो हमारा वर्ड है ना ये हमारा एक स्टैटिस्टिकल वर्ड हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकल प्रूफ के साथ ये हमारा यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें 15 49 और 50, तो ये डिफरेंस कोई इतना ज्यादा हमारा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है कि हम इसको यहाँ पे सिग्निफिकेंट बोल सके। बट अगर यहाँ पे डिफरेंस आता, जैसे कि यहाँ पे अगर 40 मीटर होता और यहाँ पे 50 मीटर होता, तो यहाँ पे हम यू बोल सकते थे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो हमारा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें ये चीजें तो नहीं दी हुई कि कितना हमारा यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे बस हमें उस टूल को बताना है कि कौन सा हमारा टूल होगा, कौन सा हमारा टेस्ट होगा, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर नहीं है। और इसके लिए हमारा जो टेस्ट यहाँ पे यूज होता है वो हमारा होता है टी टेस्ट। ठीक है, आपने एनोवा का नाम सुना होगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, एक होता है टी टेस्ट और टी टेस्ट भी हमारे यहाँ पे मेजरली दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है स्टूडेंट टी टेस्ट, वैसे इसके और भी टाइप है लेकिन मेजरली जो यहाँ पे होते हैं ना वो होते हैं एक स्टूडेंट टी टेस्ट और एक यहाँ पे होता है पेयर टी टेस्ट। ठीक है, देखो इनमें डिफरेंस क्या रहेगा, जो हमारा स्टूडेंट टी टेस्ट होता है ना इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई दो अलग अलग पॉपुलेशन होगी, दो ग्रुप हो गए, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, और इनके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इनके बीच में हम यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक करना चाहते हैं तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, टी टेस्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें पेयर टी टेस्ट के लिए तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे हमारी यहाँ पे फर्स्ट पॉपुलेशन थी, ठीक है, और इसके अंदर क्या किया हमने, यहाँ पे हमने कोई चेंज इनके अंदर क्रिएट किया। जैसे कि सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 50 इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप था, ठीक है, और इनके हमने एक टेस्ट लिया, यहाँ पे कोई भी हमारा रैंडम टेस्ट है, जैसे कि हमने कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इनकी कितनी नॉलेज है, ठीक है, कितनी अवेयरनेस है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे इनका एक टेस्ट लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने देखा कि इनके के कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं जो भी है, और फिर हमने क्या किया, सेम पॉपुलेशन को, ठीक है, एक वीक की हमने ट्रेनिंग इनको दी और एक वीक के बाद हमने फिर से इनका टेस्ट लिया और अब की बार इनका क्या स्कोर रहा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे दो कंडीशन हो जाती है। एक हमारी यहाँ पे क्या हो गई
प्री टेस्ट हो गई और एक हमारी कौन सी हो जाती है, पोस्ट टेस्ट। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम एक ही पॉपुलेशन का अगर हम दो बार यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, एक हम जो हमारा टेस्ट है या फिर हमारे जो कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड किया उससे पहले और एक कंडीशन के बाद, तो वो हमारा किस में आएगा, पेयर टी टेस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऐसी कोई हमारी यहाँ पे कंडीशन नहीं है, दोनों अलग अलग पॉपुलेशन है, तो ये हमारा किस में आएगा, स्टूडेंट टी टेस्ट के अंदर। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे दो से ज्यादा अगर हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन होती, अगर हमारे पास ग्रुप होते, तो उसके लिए हम जो यहाँ पे टेस्ट को यूज करते हैं ना, वो हमारा कौन सा होता है, एनोवा। अगर दो है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, टी टेस्ट हो जाएगा, और अगर उससे ज्यादा होंगे तो वहां पे हमारा एनोवा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो हमारा कौन सा होगा, स्टूडेंट टी टेस्ट। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, तो एक बार हमें उनको भी यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि इन टेस्ट का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है। तो एक हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है काई स्क्वायर टेस्ट। जो हमारा काइट स्क्वायर टेस्ट है ना, ये मेजरली अगर हम यहाँ पे लाइफ साइंस की यहाँ पे बात करें, वैसे तो डिफरेंट जगह पे हमारा यूज होता है, लेकिन अगर हम अपने जो क्वेश्चंस में देखने को मिलता है सीएसआर नेट के अंदर या फिर डीबीटी या फिर गेट के अंदर, तो हमें जेनेटिक्स के अंदर ये मेजरली देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में टेस्ट हमारा करता क्या है, ये हमें बताएगा। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड डाटा एंड एक्सपेक्टेड डाटा। ठीक है, जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास अगर ये वाला दो प्लांट है और इनको अगर हम यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, ठीक है, जो कि हमारा मेंडल का फर्स्ट सेकंड लॉ होता है, ठीक है, जो थर्ड लॉ कह सकते हैं या फिर फर्स्ट लॉ भी कह सकते हैं, सेकंड तो नहीं होगा ये। ठीक है, तो जो हमारा मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, उससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम इन दोनों को यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं तो हमारी रेशो क्या आती है, 1:2:1 आती है। ठीक है, 1 रहेगी। ये हमारा कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पे रेशो देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये तो हमारी क्या हो गई रेशो, ये हमारी एक्सपेक्टेड रेशो है। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 100 इंडिविजुअल होते हैं, तो उसमें से क्या होगा, 25 हमारे ये वाले होंगे। ठीक है, 50 हमारे कौन से होंगे, हेटेरोजाइगस, 25 हमारे कौन से होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक्सपेक्टेड नंबर होंगे। और अगर हम यहाँ पे इनको एक्चुअल में यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं, तो उससे जो हमें एक्चुअल में जो डाटा यहाँ पे ऑब्जर्व्ड होगा, एक्चुअल या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड जो हमारा यहाँ पे डाटा रहेगा, तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका जो डिफरेंस रहेगा उनको हम यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं। और हम यहाँ पे चेक करते हैं कि देखो अगर ये वाला हमारा यहाँ पे डाटा आ रहा है, इस टाइप का हमारा यहाँ पे डाटा आ रहा है, हमारा अप्रोक्स 1:2:1 में अगर हमारा डाटा, देखो ऐसा बिल्कुल यूं तो बाउंडेशन है नहीं कि जो हमें यहाँ पे डाटा ऑब्टेन भी होगा, ठीक है, उसके अंदर हमें बिल्कुल सेम टू सेम 25, 50, 25 ऐसा ही हमें डाटा मिले। हो सकता है यहाँ पे हमारा क्या हो, ये हमारा 22 हो जाए, ये हमारा 54 हो जाए। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे कितना हो गया, ये 24। तो इस टाइप का भी हमारा अगर डाटा होता है तो वो लगभग हमारा कितना रहेगा, इसी रेशो में आ रहा है। तो इस चीज को यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हमारा जो टेस्ट होगा ना, वो हमारा कौन सा होता है, काई स्क्वेयर टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, काई स्क्वेयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस हमारा क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई कंपनी है और उस कंपनी के अंदर क्या है कि उसकी प्रोडक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई कंपनी है, उसकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे अलग अलग फैक्टर होंगे। ठीक है, हो सकता है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है, वो इन्होंने कम कर दी हो सकता है कि यहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट है वो और भी बढ़िया क्वालिटी का हो गया हो, या फिर अलग अलग इस तरीके और डिफरेंट यहाँ पे फैक्टर हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे हम एक फैक्टर यहाँ पे कौन सा लेके चलेंगे, डिपेंडेंट फैक्टर। ठीक है, और एक हमारा और हमारे बाकी यहाँ पे होंगे इंडिपेंडेंट। एक हमारा डिपेंडेंट होगा और एक या फिर उससे ज्यादा, वन और मोर हमारे यहाँ पे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स यहाँ पे होंगे। और इनके बीच में रिलेशन को हम यहाँ पे चेक करने के लिए जो टेस्ट यहाँ पे करते हैं वो हमारा कौन सा होगा, रिग्रेशन एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, ये हमारा क्या बताएगा हमें, टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट हमारा 1 ही होगा और ये इंडिपेंडेंट हमारे 1 भी हो सकते हैं या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 एंड मोर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, जो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस होगा।
नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है फोर्थ, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, इस टेस्ट को आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज समझ सकते हो। इट इज यूज टू प्रिडिक्ट, इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द ग्रुप मेंबरशिप। अगर हम यहाँ पे इजी लैंग्वेज में इसमें बोल लो तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 1000 इंडिविजुअल थे और उनको हमें अलग अलग ग्रुप के अंदर अगर हमें डिवाइड करना है उनके वेरिएबल्स के ऊपर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आएगा वो हमारा कौन सा होगा, स्टूडेंट टी टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन bayesian statistics a and a dash correspond to different hypotheses h1 and h2 and d correspond to the observed data x. An equation for the hypothesis h1 can be given as ph1d is equal to ph1 into phx1 divided by px। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ph1d is equal to p, एक मिनट, ph1 इंटू पी, एक मिनट ये नहीं आएगा, पी आएगा पहले, पी एक्स एच वन डिवाइडेड बाई पी एक्स। ठीक है, गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अबो इक्वेशन। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमें डिफरेंट यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, उसको हमें यहाँ पे बताना है कि हमारे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। तो इसके अंदर आपको ज्यादा यहाँ पे डीप इसके अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे bayesian स्टेटिस्टिक्स होते हैं ना, ठीक है, ये हमें क्या बताता है, जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा, नॉर्मली हमारा क्या होता है कि जैसे कि एक हमारे पास यहाँ पे कॉइन है, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे अगर टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, या तो हमारा यहाँ पे हेड आए या फिर टेल आए। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि अगर हम सेकंड टाइम यहाँ पे कर रहे हैं तो भी हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, फिर से हमारी यहाँ पे वही प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यहाँ पे हमारा हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। सिमिलर यहाँ पे हमारा कितनी बार भी अगर हम यहाँ पे इसको टॉस कर रहे हैं तो हर बार हमारी क्या रहेगी, 50-50% हमारे यहाँ पे चांसेस रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर हेड आ जाता है तो नेक्स्ट टाइम भी हमारे यहाँ पे हेड ही आएगा, ऐसा तो हमारे यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो ये तो हमारी क्या होती थी, जो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती थी। जो हमारी बेसिन स्टेटिस्टिक्स या फिर जो हमारा बेसिन प्रोबेबिलिटी होती है, ये मैं क्या बताता है कि जो ऑलरेडी हमारा एक प्रायर अगर इवेंट यहाँ पे हो चुका है, जो हमारे प्रायर यहाँ पे रिजल्ट्स है, उनके बेसिस पे जो इस टाइम पे जो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, वो हमारा क्या होता है, बेसिन स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, नॉर्मली क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे जैसे कि बात करें कि आज रेन होगी या फिर नहीं होगी, तो इसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, नॉर्मली तो हमारी क्या होगी, 50-50% ही होगा। 50% बारिश हो सकती है, 50% हमारी नहीं होगी। लेकिन जो bayesian स्टैटिस्टिक्स है ना, वो हमें क्या बताता है कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्लाउड आज है या फिर नहीं है। ठीक है, और अगर क्लाउड होंगे तो वो मेरे हिसाब से यहाँ पे 50% अब नहीं होना चाहिए, वो हमारे क्या हो जाएंगे, उसके चांस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, bayesian स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो टीम्स है, एक हमारे यहाँ पे ए है, एक हमारी बी टीम है। वैसे क्या है कि ए टीम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे है, ये है 10th पे। तो वैसे तो क्या होगा कि अगर हम इनके मैच पे यहाँ पे मैच करवाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, दोनों की 50-50% होगी। बट यहाँ पे अगर हम इनको रिकॉर्ड को यहाँ पे चेक करके चले तो यहाँ पे हमारा ये 50% ना होकर ये हमारा 70-80% हो जाएगा। और यही हमारा क्या होता है, bayesian स्टैटिस्टिक्स। ये हमें क्या बताता है कि जो प्रायर में जो इवेंट हो चुके हैं या फिर प्रायर इनके जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे एविडेंसेस प्रेजेंट है, उनके बेस पे इनकी यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होती है, वो हमारा क्या हो जाएगा, bayesian स्टैटिस्टिक्स। और इसकी जो इक्वेशन यहाँ पे होती है ना, जैसे कि यही इक्वेशन के यहाँ पे बात करें तो इसके यहाँ पे 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक यहाँ पे होता है जो फर्स्ट यहाँ पे जिसको हम निकालते हैं यहाँ पे, ये हमारा होता है पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ना, ये जो हमारे यहाँ पे है, ये हमारा हो जाता है प्रायर प्रोबेबिलिटी, इवेंट होने से पहले जो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को लेके चल रहे हैं कि कौन यहाँ पे जीतेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है लाइकहुड, लाइकलीहुड। ठीक है, और ये हमारा नीचे वाला हो जाता है एविडेंस। जैसे कि हम यहाँ पे क्लाउड की बात कर रहे थे ना, वो वाली चीजें। ठीक है, क्लाउड या फिर हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बस आपको इन चीजों का यहाँ पे ध्यान में रखना है, और यहाँ पे ज्यादा इसके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल वगैरह नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा यहाँ पे ध्यान ना देके हमें यहाँ पे डायरेक्टली इसके ऊपर भी अगर हम इस क्वेश्चन को देखना चाहिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें
करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी थी। तो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस H1 गिवन द डाटा। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे पोस्टेरियर जो हमारी इक्वेशन होगी ना, ये हमारा क्या बताता है हमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन प्रोवाइड कर दी इनको, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। इनिशियली तो क्या था, दोनों के यहाँ पे 50-50% चांसेस थे, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको कोई पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, वही हमारा क्या बताता है हमें, जो हमारा बेसिन हाइपोथेसिस या फिर जो हमारा यहाँ पे बेसिन स्टैटिस्टिक्स होगा। तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद है द इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाटा गिवन द हाइपोथेसिस। नहीं, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी, ना कि हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है पी एच एक्स एच वन इज कॉल्ड द प्रायर प्रोबेबिलिटी। जो हमारा पी एक्स एच वन है, पी एक्स एच वन, ये वाली चीज की बात कर रही है, ये हमारा क्या था, लाइकहुड था, ये हमारा प्रायर प्रोबेबिलिटी नहीं था, विच इज असाइंड टू द हाइपोथेसिस बिफोर द डाटा इज ऑब्जर्व्ड और एनालाइज्ड। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। प्रायर वाला हमारा कौन सा था, पी एच वन था। नेक्स्ट उसके बाद है पी एक्स एच वन। जो हमारे यहाँ पे पी एक्स एच वन है, ये हमारा क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट द लाइकहुड अंडर द हाइपोथेसिस एच वन। ये हमारा करेक्ट होता है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे ए और डी होंगे ना, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है, वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो आर ए लिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टर्म इन कॉलम ए एंड एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज फीचर डिस्क्रिप्टर इन द कॉलम बी। अब यहाँ पे कॉलम ए के अंदर में अलग अलग यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टर्म दी हुई है, और कॉलम बी के अंदर में यहाँ पे इनके बारे में डिस्क्रिप्शन हमें दिया हुआ है, और इनको यहाँ पे हमें करेक्टली मैच करके चलना है। तो यहाँ पे हमें कॉलम ए के अंदर क्या दिया हुआ है, एनोवा दिया हुआ है। और एनोवा के लिए हमने पीछे भी आपको बताया था कि एनोवा में हमारा क्या रहता है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो उनके मीन्स को अगर हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चल रहे हैं, उनके बीच में यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस को चेक कर रहे हैं कि इनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या फिर नहीं है, तो उसको हम कौन सा टेस्ट बोलेंगे, एनोवा। ठीक है, एनोवा क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस आएगा, वेरिएबल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो, एनोवा के लिए ऐसा कोई कंपल्सरी यू नहीं है कि ये हमारा सिर्फ दो या दो से ज्यादा ही, अगर मतलब दो से ज्यादा अगर हमारे पास ग्रुप होंगे, जैसे कि 3 4 5, तभी हमारा यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास दो भी ग्रुप होते हैं ना, वहां पे भी हम इसको यूज कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारा जो ज्यादा जो मेजरली हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो हमारा कौन सा था, टी टेस्ट हम वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा, एनोवा आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉलम बी के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्या दिया, क्वांटिफाई एरर इन द काउंट डाटा। जो हमारा काउंट डाटा होता है, कोई भी हमारे पास डाटा है, और उसके लिए अगर हम यहाँ पे एरर्स को क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे यहाँ पे सबसे बेस्ट जो हमारी टेक्निक होती है ना, वो हमारी होती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आगे के जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग टाइप को स्टडी करेंगे, जैसे कि हमारा पॉइजन हो गया या फिर हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके अंदर हम इसके बारे में और भी ज्यादा ब्रीफ स्टडी वहां पे करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे इतनी चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी काउंट डाटा के अंदर अगर एरर्स को वहां पे क्वांटिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा कौन सा मेथड यूज होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए बी हमारा किसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट के साथ। ए के साथ हमारा यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या दिया होगा, पॉइंटनेस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं ये नहीं होगा, कंपेरिजन ऑफ मीन्स ऑफ टू और मोर सैंपल्स, तो ये हमारा किसके साथ आएगा, एनोवा के साथ। तो ए के साथ हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें स्टैंडर्ड एरर के लिए, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग रेप्लिकेट्स थे, 3 हमने यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स लिए। पहले की हाइट यहाँ पे 10 है, सेकंड की 12 है, थर्ड की यहाँ पे 8 हो गई, तो इनका जो यहाँ पे एवरेज होगा वो कितना हो जाता है, 10 हो गया। अब ये तो 10 हो गया, ये तो हमें पता है, लेकिन जो बाकी के रेप्लिकेट्स थे उनकी वैल्यू तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी जो यहाँ पे मीन वैल्यू आई है, तो सबकी यहाँ पे जो यहाँ पे हाइट आई थी वो 10 ही थी। कुछ रेप्लिकेट्स ऐसे थे जिनकी यहाँ पे एक रेप्लिकेट ऐसा था जिसकी हाइट यहाँ पे 10 ही थी, एक रेप्लिकेट ऐसा था जिसकी वैल्यू यहाँ पे ज्यादा थी, एक रेप्लिकेट ऐसा था जिसकी कम वैल्यू थी। तो इस चीज को यहाँ पे हम कि जो हमारा मीन वैल्यू है उसके कितने आसपास की हमारे रेप्लिकेट्स की वैल्यू आ रही है, उसको हम चेक करने के लिए किसको यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एरर को। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर से हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं जितने भी हमारे यहाँ पे रेप्लिकेट्स होंगे उनके साथ, उसके अंडर रूट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर हम कॉलम बी को देखते हैं, तो ये तो हमारा यहाँ पे नहीं होगा इसके साथ,
डिस्पर्शन ऑफ रिपीटेड सैंपल मीन्स अराउंड द ट्रू वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे यहाँ पे रिपीटेड सैंपल मीन्स यानी कि जो हमारे यहाँ पे रेप्लिकेट्स की जो वैल्यू आ रही थी वो ट्रू वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू के कितने उसके डिस्पर्स है, कितने उसके आसपास है, तो वही हमारा क्या बताता है हमें स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ हो जाता है, सी हमारा यहाँ पे हो गया फोर्थ के साथ। एक हमारा बचता है यहाँ पे डी। डी हमारे यहाँ पे क्या बताता है कि जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया है उसके अंदर कितनी हमारे यहाँ पे पॉइंटेडनेस है, किस टाइप का हमारे यहाँ पे डाटा है। अगर हमारा जो मैक्सिमम डाटा है वो हमारा मीन के अराउंड ही है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मीन हो गया, तो अगर इसके अराउंड ही हमारे यहाँ पे डाटा है सारा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें मैक्सिमम जो फर्स्ट हमारे यहाँ पे हो जाता है, तो ये हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो ये हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव क्यूरियोसिस के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, लेप्टोक्यूरिटिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अपोजिट हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव क्यूरियोसिस। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एंड्स है ना, टर्मिनल्स है यहाँ पे, वे भी हमारे उतने ही है, ये हमारे ज्यादा है, और जो हमारे यहाँ पे पॉइंटेड वाला है जो हमारा मीन है वो भी हमारा मीडियन जो वैल्यू होगी यहाँ पे, मीन तो नहीं मीडियन जो हमारे यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमारी क्या है, इनके लगभग बराबर ही है, कोई ज्यादा हमारे यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, नेगेटिव क्यूरियोसिस के अंदर या फिर प्लेटिक्यूरिटी के अंदर। और एक हमारे यहाँ पे इनके बीच की हमारी जो यहाँ पे टाइप रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर साइडों में भी उतनी ही वैल्यू है हमारी, ठीक ठाक वैल्यू है, और बीच में हमारे यहाँ पे ज्यादा वैल्यू। देखो जो हमारा पॉजिटिव था ना, इसके अंदर मीडियन वैल्यू ही जो हमारी वाली थी ना, वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रही थी, बहुत ज्यादा। साइडों में तो हमारी यहाँ पे वैल्यू थी ही नहीं। जो हमारा नेगेटिव था इसके अंदर साइड में भी हमारी बहुत ज्यादा वैल्यूज थी। ठीक है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल होगा इसके अंदर क्या होता है कि बीच में भी हमारे यहाँ पे ठीक ठाक वैल्यू होगी और साइडों में भी हमारे यहाँ पे कुछ वैल्यू में जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होता है, नेगेटिव। और ये हमारा जो डाटा है ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो पॉइंटेडनेस है, पॉइंटेडनेस यानी कि कितना हमारे यहाँ पे बीच में डाटा है, उसी को हम यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करते हैं, कुर्टोसिस टेस्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारा किसके साथ हो गया, डी हमारा यहाँ पे हो जाता है 2 के साथ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे मैं ए के साथ 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2, तो ये हमारे इनकरेक्ट। यहाँ पे मैं ए के साथ 3, यहाँ पे मैं ए के साथ 4, तो ये भी इनकरेक्ट। तो सिर्फ हमारे पास सिर्फ जो थर्ड ऑप्शन है वही हमारे पास बचता है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी हम यहाँ पे चेक करें तो B1 ठीक है, C4 ठीक है और D2 ठीक है, तो यानी कि यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट एज बिटवीन 18 to 20 was found approximately normally distributed with an average of 54 inches and the standard deviation of 2.5 inches। देखो यहाँ पे क्या है कि कोई कॉलेज स्टूडेंट्स है और उनको हमने वहाँ पे क्या किया, उनकी जो हाइट है वहाँ पे हमने वो चेक की, और जो हाइट है ना उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि अभी हमने पीछे भी चेक किया तो कुछ इस टाइप का हमारे यहाँ पे डाटा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया कि जो इनकी यहाँ पे मीन हाइट निकल के आ रही है, जो हमने यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स थे उन सबका यहाँ पे हमने जब हाइट चेक की है, तो जो उनकी मीन हाइट यहाँ पे आ रही है वो कितनी आ रही है, 54 इंचेस। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे मीन हो गया। और इसके साथ अगर हम यहाँ पे बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे हमने पीछे स्टैंडर्ड एरर की बात की थी ना, तो स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन पहले कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा वही बताता है कि कितना हमारे यहाँ पे मीन के अराउंड हमारी वैल्यू यहाँ पे डाइवर्टेड है, तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, 2.5 इंचेस। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या है, व्हाट विल बी द जेड स्कोर फॉर ए स्टूडेंट हु इज 5 फीट टॉल। अब यहाँ पे क्या है कि कोई स्टूडेंट है जिसकी हाइट कितनी है, 5 फीट है, 5 फीट। 5 फीट का मतलब क्या हो जाता है, 60 इंचेस। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जेड स्कोर बताना है कि इसका जेड स्कोर यहाँ पे क्या रहेगा। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ज्यादा यहाँ पे इसके ऊपर टाइम ज्यादा वो ना करके यहाँ पे हम डायरेक्टली जेड स्कोर, जो हमारे जेड स्कोर का जो फॉर्मूला रहता है उसको यहाँ पे हम बात करते हैं। तो जेड स्कोर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या रहेगा, टी एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे एक्स है, एक्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहाँ पे हमें जेड स्कोर निकालना है, ये हमारा कितना है 16 इंच हो गया, माइनस म्यू हमारा क्या हो गया यहाँ पे मीन हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 54 और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे यहाँ पे कितना है 2.5, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 6, 2.5 और ये हमारे यहाँ पे होता है 2.4। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे, ये हमें एक डाटा दिया हुआ है, फाइंड द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा पेयर गिवन इन दैट अबो टेबल। ये हमें यहाँ पे टेबल दी हुई है और इसके लिए यहाँ पे हमारी जो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन होगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। जस्ट एक सिंपल यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एक एक ऑप्शन को यहाँ पे जो हम इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, उसकी वैल्यूज हमें यहाँ पे बस पुट करके रखनी है। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारी y की वैल्यू यहाँ पे आ जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हम x को यहाँ पे 0 रख रहे हैं,
x को अगर हम 0 रखेंगे तो 0, ये हमारा 0, तो ये हमारा क्या हो गया 0 + 0, ये हमारा 0 ही आ गया। ठीक है, जबकि अगर हम x को यहाँ पे 0 रख रहे थे तो y हमारा क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था टेबल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 0, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। बस इसी तरीके से हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ 3x + 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3, पहले हम 0 रखते हैं यहाँ पे, +2 हो गया, तो ये 0 + 2 हो गया, तो ये हमारा 2 आ जाता है, 2 हमारा यहाँ पे आ गया, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 रख के देखते हैं, 3 2 जा 6 और 6 + 2 8 हो गया, यहाँ पे हमारा 8 है। नेक्स्ट उसके बाद 3 3 जा 9, 9 + 2 11 हो गया, यहाँ पे हमारा 11 तो नहीं 4 दिया हुआ है, पहले हम यहाँ पे 4 रखते हैं, 4, तो 3 4 जा 12, 12 + 2 14, तो यहाँ पे हमारा 14 है। इसी तरीके से 3 6 जा 18, 18 + 2 20, तो ये हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के लिए बात करते हैं, तो थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है 6x + 2, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 6x + 2, तो यहाँ पे हमारा 6, ये 0, ये 2 हो गया, तो फर्स्ट के लिए तो हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 2 रख के देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 हो गया, 12 + 2, और ये हमारा कितना हो गया 14, तो यहाँ पे हमारा 8 दिया हुआ है, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है 0.33 + 2 दिया हुआ है, ये हमारा y, तो यहाँ पे हमारा x तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द स्टेप्स लिस्टेड बिलो सम आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द गुडनेस ऑफ फिट यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट। जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट होता है ना, उसको हम गुडनेस ऑफ फिट भी यहाँ पे हम बोलते हैं। ठीक है, ये इसलिए, ये हमने किस लिए बताया था, ये हमने बताया था जब हमारी जो ऑब्जर्व डाटा है और जो हमारा एक्सपेक्टेड डाटा है उनको हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, उनको हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अलग अलग स्टेप्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेप्स हमारे जो काई स्क्वायर टेस्ट है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे पहले बताया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हमारा ऑब्जर्व डाटा होगा और एक हमारा एक्सपेक्टेड डाटा होगा और उसको हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं सिंपली। ठीक है, जैसे कि हमने 1:2 एक्सपेक्ट करके चल रही है, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जर्व डाटा को भी यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस जो हमारा ऑब्जर्व डाटा है और जो हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है उनको यहाँ पे बस हमें कंपेयर करना, और कंपेयर करने के लिए हमारा क्या होता है, जैसे कि जो हमारा ऑब्जर्व वैल्यू जो हमारी आई है, ठीक है, माइनस जो हमारी यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, हर एक टर्म के लिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग यहाँ पे अगर हम सपोज करके चलते हैं, ये हमारे यहाँ पे पास इक्वेशन आ रही है, 3 अलग अलग हो गई ना, तो पहले हम इस वाले के लिए जो हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेड और जो हमारे ऑब्जर्व वैल्यू होंगी उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर सेकंड वाले के लिए, फिर थर्ड वाले के लिए, और उनको हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड करके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट के लिए, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाई जो हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है, और इनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फर्स्ट वाले को जो हमारे ऊपर वाला न्यूमरेटर, इसको हम यहाँ पे स्क्वायर करके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट वाले की वैल्यू, सिमिलर हम सेकंड के लिए करेंगे, सिमिलर हम यहाँ पे थर्ड वाले के लिए करेंगे, और उन सबको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारा कुछ इस टाइप का, ये जो हमारे यहाँ पे सिंबल है ना, ये हमारा सम को यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है। सम किसका, जो भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे टर्म आ रही है, जैसे कि हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव के लिए, तो उन सबका यहाँ पे हमारा जो सम होगा, ये वाले जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, इनका जो हमारा सम होगा, ठीक है, तो ये हमारी कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब इसको हम किसके साथ कंपेयर करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा एक टेबल होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, हमारी अलग अलग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे निकल के आती है। एक हमारे यहाँ पे टर्म आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें क्या पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास 5 वैल्यूज थी, ठीक है, और इन 5 वैल्यू का हमारा जो मीन है ना, वो हमारा यहाँ पे है 10। अब इसमें से क्या है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे 8 है, सेकंड भी हमारी यहाँ पे 8 है, हम रैंडमली यहाँ पे कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, हमने यहाँ पे 12 कर लिया, ये हमारी 15 हो गई। ठीक है, अब 4 वैल्यूज तो हम यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फिफ्थ वैल्यू यहाँ पे हमारी होगी ना, वो हमारी क्या होगी, उसको हम अपनी मर्जी से यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो इनका मीन है ना, वो हमारा कितना है 10। तो अगर हमारा यहाँ पे 4 वैल्यूज ये हो जाती है, तो ये हमारा इनका सम कितना हो गया 20, और ये हमारा 23, तो ये हमारा 43 हो गया। तो हमें नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ पे में क्या करना पड़ेगा, 7 रखना ही पड़ेगा, हमारी कोई चॉइस यहाँ पे नहीं चलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, वो हमारा कितना हो जाता है 4 हो गया। यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे नंबर्स होंगे डाटा के अंदर, उसमें से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, वही हमारे यहाँ पे क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे वैल्यू आती है, और उसको हम क्या करके चलते हैं यहाँ पे
कंपेयर करके चलेंगे जो हमारे यहाँ पे वैल्यू एक्चुअल में आई है। ठीक है, तो अगर हमारा जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो हमारे एक टेबल वो रहती है, ठीक है, हम उस टेबल के ऊपर यहाँ पे नहीं जा रहे, तो जो वो टेबल रहेगी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ और जो हमारे यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी, उन दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चलते हैं और वहां से हम पता लगाते हैं कि हमारे कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी या फिर हमारा जो एक्चुअल में जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू थी उनके बीच में हमारा यहाँ पे कोई रिलेशन था या फिर नहीं था। ठीक है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है, एक हमारी होती है नल हाइपोथेसिस और एक हमारी यहाँ पे होती है इसके अपोजिट वाली हाइपोथेसिस। ठीक है, जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी हम इसको बोलते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में हमारा क्या रहता है, नल हाइपोथेसिस का मतलब होगा कि जो हमारे यहाँ पे जैसे कि ये हमारे पास अलग अलग यहाँ पे इक्वेशन थी और इसके थ्रू हम चेक क्या करते थे, यहाँ पे हम चेक करते थे कि जो हमारे जो अलील्स है ना वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट असोर्ट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा ना वो हमें क्या बताएगा कि इनके बीच में हमारा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली असोर्ट होंगे। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे अल्टरनेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इनके बीच में हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो वो हमारे सब क्या होते हैं, जो हमारा काई स्क्वायर यहाँ पे टेस्ट रहता है। तो ये हमारे यहाँ पे मेथड है। तो अगर हम यहाँ पे जो हमें स्टेप्स अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या दिया हुआ है, द मीन वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमने कहीं पे भी मीन वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात तो की ही नहीं, तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है वेरिएंस कैलकुलेटेड यूजिंग, यहाँ पे इन्होंने जो वेरिएंस सेलेक्ट किया है ना उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, सम ऑफ एक्स वन माइनस एक्स, ये हमारा मीन हो जाता है यहाँ पे, ये हमारा किसके लिए होगा, मीन के लिए, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन। तो ऐसा हमारे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, हमारा फॉर्मूला कौन सा होता था, ये वाला फॉर्मूला होता था, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा ही। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कैलकुलेटेड एज n माइनस वन वेयर n इज द नंबर ऑफ वे इन विच द एक्सपेक्टेड क्लासेस आर फ्री टू वेरी, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, और उससे हमारा क्या हो जाएगा, इनको कंपेयर करके हम एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमारे यहाँ पे ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी डी और ई ये तीनों हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट होंगी, तो सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ बायसियन स्टैटिस्टिक्स। फिर से यहाँ पे हमारा एक बायसियन स्टैटिस्टिक्स का हमारा क्वेश्चन आ जाता है और इसके अंदर हमें क्या बताना है, जो हमारी अलग अलग यहाँ पे टर्म्स दी हुई है ना, जैसे कि ये हमने पीछे बताई थी, जो हमारी पोस्टेरियर होती थी, पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, ये हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये हमारी कौन सी होती थी, लाइक्लीहुड होती थी, और ये हमारा क्या होता था, एविडेंस होता था, या फिर हम इसको सपोज करके चल सकते हैं जो हमारा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी रहती थी। तो वही हमें यहाँ पे बताना है बस, which one of the following option correctly represent a b c and d in the above equation। इस इक्वेशन के अंदर हमें ए बी सी और डी को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्या होगा, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये हमारा क्या था, लाइक्हुड, और ये हमारा क्या होता है, एविडेंस। बस, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, ए हमें यहाँ पे एविडेंस दिया हुआ है, इनकरेक्ट। ए हमें यहाँ पे लाइक्हुड दिया हुआ है, ये भी इनकरेक्ट। ए हमें यहाँ पे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बी हमारा प्रायर, सी हमारा लाइक्हुड, और डी हमारा यहाँ पे एविडेंस। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रायर प्रोबेबिलिटी ए के साथ दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो आर फ्यू स्टैटिस्टिकल टर्म इन कॉलम ए एंड देयर रिलेटेड फीचर एंड टर्म इन कॉलम बी। अब यहाँ पे हमें कॉलम ए के अंदर हमें डिफरेंट यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टर्म हमें यहाँ पे दी हुई है, और कॉलम बी के अंदर यहाँ पे हमें उनके रिगार्डिंग उनकी जो फीचर्स या फिर उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और उनको यहाँ पे हमें कंपेयर कर मैच करके चलना है। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे हमने पीछे भी बात की थी, ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 5 वैल्यूज है कोई डिफरेंट, ठीक है, और उनका जो मीन है ना वो हमारा यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, हमारी 12 हो गया, 12, 8, 8, ठीक है, और एक हमारी यहाँ पे वैल्यू हो गई 10। तो ये हमारे पास अलग अलग यहाँ पे वैल्यू है, इनका मीन हमारे यहाँ पे हो जाता है। तो जो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो चेक करते हैं ना, वो हमें यहाँ पे क्या बताएगा कि जो हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू है पर्टिकुलर, वो हमारी या फिर जो हमारे यहाँ पे डाटा है वो हमारे मेन वैल्यू के कितना डेविएटेड है, कितना उसके आसपास डिस्पर्स्ड है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर है वो हमारा क्या रहेगा, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू है, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएंस को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। वेरिएंस का हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है कि जो भी हमारे यहाँ पे मीन आया है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या है, 12 हो गई, माइनस जो हमारे यहाँ पे मीन होगा, मीन हमारे यहाँ पे कितना है, 10 हो गया, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई जो हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो हमारे यहाँ पे रेप्लीकेट थे, यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे कितने हमारे पास एक जो डाटा है ना इसके अंदर हमारे कितने यहाँ पे इंडिविजुअल या फिर कितने हमारे पास यहाँ पे टोटल जो वैल्यूज है कितनी है, 5 वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 5, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हमारा 2, ये हमारा स्क्वायर, ये हमारा 5, तो ये हमारे यहाँ पे 4/5।
ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 0.8 हो जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे अनरूट करके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो भी हमारे यहाँ पे वैल्यू आ रही है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 0.8 आ गया। ठीक है, सेकंड के लिए हम यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा 0.8 आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं अलग अलग वैल्यूज के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू के लिए वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया वेरिएंस हमारा 0.8, नेक्स्ट के लिए भी हमारा 0.8 आएगा, उससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी हमारे यहाँ पे 0.8 आएगा, उसके नेक्स्ट भी हमारे यहाँ पे 0.8 आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 12 है, ये तो हमारा उतना ही रहेगा, यहाँ पे हमारा 8 कर देंगे तो ये हमारा -2 हो जाएगा, ये भी हमारा 4 आएगा, ये भी हमारा 0.8 हो जाएगा। तो ये हमारी सभी के लिए हमारा 0.8 और इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब इनको मिक्सअप को क्या करना है ऐड कर देना, तो ये हमारा कितना होगा 0.32 और इसको हम क्या कर देते हैं अंडर, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी वैल्यू है उसकी कितने डाइवर्ट हमारे यहाँ पे कितना डिस्पर्शन हमारे यहाँ पे वैल्यूज क्या है वो हमें क्या बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन में बताएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कॉलम बी के लिए बात करें, मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी ऑफ द गिवन पॉपुलेशन, नहीं ऐसा नहीं है, यूज टू मेक द इन्फरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, नहीं ऐसा भी नहीं है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस, ये हमारा करेक्ट है, जो हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस होगा उसका स्क्वायर रूट हमारा क्या कहलाएगा, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे ए है, ए के साथ हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, जो हमारा थर्ड यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है बी, बी के अंदर में यहाँ पे क्या दिया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें क्या बताता है कि जो हमारे यहाँ पे रिलेटिव वेरिएबिलिटी है पॉपुलेशन के अंदर, जो हमारी वैल्यूज है उनकी एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे कितनी वेरिएशन है। यहाँ पे तो हमने मीन के साथ चेक किया था, यहाँ पे अगर हम रिलेटिव वेरिएबिलिटी को यहाँ पे चेक करते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो बी हमारे यहाँ पे किसके साथ हो गया, जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है काई स्क्वायर, काई स्क्वायर के लिए हमने बताया था ये हमारा किसके अंदर यूज होता है जेनेटिकली, जो हमारे जेनेटिक्स होती है वहां पे हमने बताया था ये हमारा मेजरली यूज होता है, और वो हमारे किसके लिए चेक करते हैं ऑब्जर्व्ड और जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू उनको चेक करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये तो हमारा हो चुका है, दो हमारे पास बचते हैं यूज टू मेक द इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, नहीं ऐसा नहीं है, टेस्ट हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द कैटेगरियल डाटा फ्रॉम द इनहेरिटेड स्टडी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, तो सी हमारा यहाँ पे हो जाता है फोर्थ के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है टी टेस्ट, और टी टेस्ट हमने क्या बताया था, जो हमारे दो मीन्स है पॉपुलेशन के अंदर उनको वेरीफाई करने के लिए, उनको चेक करने के लिए कि उनके बीच में स्टैटिस्टिकल डिफरेंस है होगा या फिर नहीं होगा, जैसे कि यूज टू मेक द इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा डी के साथ। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, तो ए हमारे यहाँ पे फोर्थ क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, ये इनकरेक्ट, A2 भी इनकरेक्ट, A3 ठीक है, ये हमारा करेक्ट है, B1 ठीक है, C4 एंड D2 ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, A2 दिया हुआ ये हमारा इनकरेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सीड जर्मिनेशन, 60 सीड्स ऑफ ए प्लांट स्पीसीज वर सिलेक्टेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, ए टोटल ऑफ 4 टेम्परेचर treatment were provided to the set of 4 seeds to study and the onset of germination. What would be the within, between and the total degree of freedom respectively in an analysis of variation? यहाँ पे हम क्या है एनोवा टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारा क्या है कि हमारे पास टोटल 16 सीड्स थे, उन 16 सीड्स को हमने क्या किया चार अलग अलग ट्रीटमेंट सेट के अंदर हमने उनको डिवाइड कर दिया, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेट हो गया, सेकंड सेट, थर्ड सेट और फोर्थ सेट। हर सेट के अंदर हमारे क्या है चार चार सीड्स है, हमारे चार सीड यहाँ पे, चार यहाँ पे, चार यहाँ पे, चार यहाँ पे, टोटल हमारे कितने हो गए 16 हो गए। अब जो हमने यहाँ पे ये डाटा सेट किया है, तो अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर एनोवा अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। किस किस के लिए, पहले मैं यहाँ पे बताना है विद इन के लिए, जो हमारे विद इन ट्रीटमेंट यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। विद इन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे वैल्यूज है उन सबको हम यहाँ पे टोटल किया -1, तो ये हमारा क्या हो गया विद इन ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये हमारा कितना हो जाता है 15 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है बिटवीन, बिटवीन के लिए कितने सेट थे हमारे यहाँ पे 4 सेट थे और -1, तो ये हमारा क्या हो गया विद इन ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये हमारा कितना हो गया 3 हो गया। और अगर हमें यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना है तो इनको हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 18 हो गया। तो बस जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दो फिगर दी हुई है, एक हमारे पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक हमारे यहाँ पे नेगेटिव स्क्यूनेस के लिए। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे हमें ए बी और सी हम यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और इनको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे ए बी और सी है वो हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे। इन द टू ग्राफ गिवन अबव व्हाट डू ए बी एंड सी रेफर टू, जो हमारे ए बी और सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूनेस और जो हमारे नेगेटिव स्क्यूनेस के जो हमारे डायग्राम होते हैं उसके अंदर क्या होता है, देखो तीन हमारी चीजें होती है, एक हमारे यहाँ पे होता है मीन, एक हमारा होता है मीडियन और एक हमारा होता है मोड। ठीक है, मीन क्या होता है जो भी हमारी जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 ये हमारे पास यहाँ पे चार वैल्यूज हो गई, और इनका यहाँ पे अगर हम एवरेज ले रहे हैं तो कितनी, जैसे कि इनका सम किया और इनको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से क्यों किया क्योंकि चार ही वैल्यूज थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.5, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है मीन हो जाता है। मीन को ही हम क्या बोलते हैं एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 और 5 ये हमारे पास एक डाटा सेट है, और इसका अगर हमें यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, इनको इनको हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे, और उसके बाद जो हमारी बिल्कुल मिडिल की वैल्यू होगी उसको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा मिडिल की वैल्यू कौन सी होगी, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर ही हो गया ना, वह ये हमारा यहाँ पे इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, तो ये हमारे यहाँ पे मीडियन वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, जो हमारी बिल्कुल मिडिल की वैल्यू होगी डाटा सेट के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है मोड। मोड क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 1 2 2 3 ये हमारा डाटा सेट हो गया, या फिर 4 और 5 भी कर देते हैं। तो जो वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक है, तो इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी ये वैल्यूज आती है उसके ऊपर हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के हमारे ग्राफ्स होते हैं, जैसे कि हमारा नेगेटिव स्क्यूड, नॉर्मल और पॉजिटिव स्क्यूनेट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नेगेटिव स्क्यूनेस के लिए, या फिर पहले अगर यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मल के लिए, नॉर्मल के अंदर क्या है, कोई स्क्यूनेस यहाँ पे नहीं होगी, और जो हमारे मीन मीडियन मोड होंगे ना वे लगभग एक दूसरे के इक्वली रहेंगे। जो हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस होगा इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा मोड होता है वो हमारा सबसे ज्यादा होगा, मोड सबसे ज्यादा, फिर हमारा मीडियन और फिर हमारा मीन। मीन हमारा यहाँ पे सबसे कम होता है, और इसके बिल्कुल अपोजिट हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे मीन जो होगा हमारा वो हमारा सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, मीन हमारा सबसे ज्यादा वैल्यू होगी ना यहाँ पे, तो मीन हमारा सबसे ज्यादा, फिर हमारा यहाँ पे मीडियन और फिर हमारा यहाँ पे मोड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्यू। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव स्क्यूनेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो पॉजिटिव के अंदर जो हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो हमारी कौन सी होती है, मीन होगी। तो यानी कि ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, मीन होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो ए हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, मीन आ रहा है। ठीक है, बी हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, मीडियन आ रहा है, और जो हमारा सी है वो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, मोड आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेगेटिव के अंदर हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है, मोड होगा। तो ए हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे ये सी आएगा, मीन हमारा सी है ना, यहाँ पे ये सी आएगा, ये बी है, ये हमारा ए है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ए हमारा सबसे ज्यादा नेगेटिव के अंदर मोड, तो यानी कि ए हमारा यहाँ पे क्या है, मोड है, बिल्कुल ठीक है। बी हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीडियन होना चाहिए, मीडियम ने यहाँ पे बता दिया। और सी हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारा ए जो सी है वो हमारा क्या आ रहा है, मीन आ रहा है। तो इसीलिए ए हमारा मोड हो गया, बी मीडियन और सी हमारा यहाँ पे मीन। यहाँ पे हमें ए मीन दिया हुआ है तो ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट। ये हमारा मीडियन दिया हुआ है, इनकरेक्ट। यहाँ पे हमें मोड दिया हुआ है, ठीक है, बी मीडियन और सी मीन, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद मीन, यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट। तो जो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद है गिवन बिलो आर सैम्पलिंग टेक्निक एंड देयर फीचर। यहाँ पे मैं एक जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर यहाँ पे हमें डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक दी हुई है, और बी के अंदर जो हमारे यहाँ पे सेकंड कॉलम है वहाँ पे हमें इनके जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और इनको यहाँ पे हमें करेक्टली मैच करके चलना है। तो जो हमारे यहाँ पे सैम्पलिंग टेक्निक है वो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, वहाँ पे हमारा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जो हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक पॉपुलेशन थी पूरी की पूरी, और इस पॉपुलेशन को हमने क्या किया, अलग अलग 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर लिया, 3 4। ठीक है, अब इनके अंदर ग्रुप्स के अंदर हमने डिवाइड करने के बाद या फिर क्लस्टर के अंदर इनको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हर एक ग्रुप से एक सैंपल लेंगे। ठीक है, एक स्मॉल पॉपुलेशन का हम यहाँ पे, जैसे कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे 100 टोटल इंडिविजुअल थे, एक हमारा ये वाला ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हर एक के अंदर हमारे 100 इंडिविजुअल थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 रैंडम एक और यहाँ पे स्मॉल ग्रुप को बनाएंगे, और उसकी हम यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे रीडिंग्स होगी, ठीक है, या फिर जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। सिमिलर हम यहाँ क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा ग्रुप होगा, इसी तरीके से थर्ड, और इसी तरीके से फोर्थ। इस टाइप की जो हमारी सैम्पलिंग होती है वो हमारी कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और हर ग्रुप से हम क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट में मैं क्या दिया हुआ यहाँ पे, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड क्लस्टर एंड ए सैंपल ऑफ ग्रुप और क्लस्टर इज चूजन यूजिंग ए प्रोबेबिलिटी मेथड। देखो इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉपुलेशन थी पूरी की पूरी, उसको हमने क्या किया, अलग अलग 4, जैसे कि हमने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। तो स्ट्रेटिफाइड के अंदर तो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हमने 4 ग्रुप बनाए और हर एक ग्रुप से हम यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे हमें फर्स्ट के अंदर बोला हुआ है, यहाँ पे मैं क्या कर दिया कि हमने 4 अलग अलग ग्रुप बनाए, और हम यहाँ पे किसी भी एक ग्रुप को यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे, और सिर्फ उसी से ही हम यहाँ पे डाटा को कलेक्ट करेंगे, बाकी से हम यहाँ पे डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे। तो इस टाइप का जो हमारे यहाँ पे सैंपलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टरिंग सैंपलिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें क्लस्टर्ड सैंपलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे किसके अंदर आएगा, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट के साथ है। तो डी तो हमारे यहाँ पे किसके साथ हो जाता है, 1 के साथ हो गया।
लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सिलेक्ट करना था। तो सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, population is divided into groups or cluster and within each group or cluster a probability sampling is selected from it। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ए हमारा किसके साथ हो जाता है यहाँ पे 2 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के लिए, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के लिए, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे किसी एक विलेज है, ठीक है, और उसके अंदर हमारी एक पूरी पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे से डाटा कलेक्ट करना है। अब अगर हम हर एक इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस बना लिया, एक रेगुलर इंटरवल हमने बना लिया। जैसे कि हम क्या करेंगे, जो हमारा हाउस नंबर 1 होगा वहां से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम जो हमारा 11th होगा वहां से डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर 21st से, फिर हम 31st से। इस टाइप का जो हमारा रेगुलर इंटरवल के बाद जो हम यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है सिस्टमैटिक। एक सिस्टमैटिक वे से हम यहाँ पे सैम्पलिंग को कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। ओनली पार्टिसिपेंट अवेलेबल और विलिंग टू पार्टिसिपेट आर यूज्ड, नहीं ऐसा नहीं है। सैम्पलिंग आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो ये हमारा सी के साथ क्या हो जाएगा, फोर्थ हमारे यहाँ पे मैच हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे रैंडम, जैसे कि आजकल जो इंस्टाग्राम या फिर जो यूट्यूब है उनके ऊपर जैसे कि चल रहा है, तो अगर हम सर्वे अगर कर रहे हैं तो सर्वे हम यहाँ पे कोई हमारा ऐसा पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं होता कि हमने अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया। हम रैंडमली क्या करते हैं, पर्सन के इंडिविजुअल के पास जाते हैं और उनसे उनकी जो भी ओपिनियन होगा, जो भी उनका जो परसेप्शन होगा, उनको वहां पे कलेक्ट करते हैं। तो वो हमारा क्या होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हो गया कि जो पार्टिसिपेंट है ना, उनकी अवेलेबिलिटी या फिर उनकी विलिंगनेस कि वो जो हमारा सर्वे है या फिर जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको उसके अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, तो उसके ऊपर जो हमारा डाटा सैंपलिंग होता है वही हमारा क्या होगा अपॉर्चुनिटी सैंपलिंग। जैसे कि ओनली पार्टिसिपेंट अवेलेबल और एंड विलिंग टू पार्टिसिपेंट आर यूज्ड। ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ हो जाएगा, ये हमारा बी के साथ होगा, यहाँ पे बी के साथ 4, और जो हमारा सी होगा इसके साथ हमारा यहाँ पे 3। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्टली मैच होंगे। तो ए के साथ हमारे यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है, बी के साथ 1, बी के साथ 4 आएगा, तो ये इनकरेक्ट। ए 2, बी 4, सी 3 एंड D1 ये हमारा करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। A2 दिया हुआ है, सॉरी A1 दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है ए रिसर्चर सैंपल एन इंडिविजुअल रैंडमली फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक बग एंड आइडेंटिफाई देयर सेक्स, द नंबर ऑफ फीमेल इन दिस सैंपल फॉलो। यहाँ पे क्या किया कि कोई रिसर्चर है, उन्होंने एन इंडिविजुअल को यहाँ पे रैंडमली एक पॉपुलेशन के अंदर सिलेक्ट किया और उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, उनके सेक्स को वहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इनके अंदर जो फीमेल होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। देखो अगर हम किसी पॉपुलेशन के अंदर अगर इनको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर देखो एक चीज को आपको बताइए कि वहां पे क्या होगा, दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं मेजरली, एक हमारा मेल और एक हमारा फीमेल, बात खत्म। तो इस टाइप के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी आपको यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन के लिए, मेल फेडरल क्रैब विद लार्जर क्लॉज आर प्रेफर्ड बाय फीमेल ओवर द मेल विद स्मॉलर क्लॉज। अब यहाँ पे क्या है कि जो मेल फेडरल क्रैब है ना विद अ लार्जर क्लॉज, जो लार्जर क्लाउज है जिनके, वे ज्यादा प्रेफर यहाँ पे हो रहे हैं, जिनके लार्जर क्लाउज है वो यहाँ पे ज्यादा प्रेफर हो रहे हैं एज कंपेयर टू जो यहाँ पे स्मॉलर क्लाउज वाले। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप का हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जो लार्जर क्लाउज वाले होंगे वो ज्यादा प्रेफर हो रहे हैं एज कंपेयर टू लोअर। ये हमारे लार्जर क्लाउज है, ये हमारे लोअर क्लाउज है, तो ये ज्यादा प्रेफर यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो अब इन्होंने आगे क्या बोला, इफ द सिलेक्शन प्रेशर एग्जिस्टेड ऑन क्लाउड साइज इज स्ट्रॉन्ग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मेल क्लाउड साइज ओवर जनरेशन। तो यहाँ पे हमें जो हमने पीछे स्क्यूनेस वाली बात की थी ना, वही हमें यहाँ पे बताना है बस। तो इस टाइप का अगर हमारा कोई डाटा होता है तो उसके अंदर हमने क्या बताया था, वहां पे हमारा क्या होगा, जो हमारा मोड होगा वो हमारा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस था ना, सॉरी जो हमारा नेगेटिव स्क्यूनेस था, जो हमारा मोड होगा वो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, और मीन हमारा यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम होगा। तो मीड पहले मोड, फिर हमारा यहाँ पे मीडियन और फिर हमारा यहाँ पे मीन। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मीन सबसे ज्यादा, तो इनकरेक्ट, मीन, मीडियन एंड मोड, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फीमेल फिडल क्रैब प्रेफर मेल फिडल क्रैब विद लार्जर क्लाउज। ये तो हमारा वही वाला क्वेश्चन हो गया, नहीं अलग क्वेश्चन है ये हमारा, मेल क्लाउड साइज ओवर जनरेशन दिया हुआ था यहाँ पे हमारा डिफरेंट है। ठीक है, बाकी ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा जो ईयर 2020 के अंदर, सॉरी 19 के अंदर जो हमारे क्वेश्चन आए हुए थे ना, जो हमारा CSIR नेट का जो क्वेश्चन पेपर था दिसंबर वाला,
उसके अंदर जो हमारे अलग अलग दो जो हमारे क्वेश्चन पेपर हुए थे, तो उनके एक क्वेश्चन पेपर के अंदर में जो हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था उसके अंदर में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था और सेकंड के अंदर हमारा ये वाला। तो आप देख सकते हो सिमिलर हमारा बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, फीमेल फीडर क्लैब प्रेफर मेल फीडर क्लैब विद द लार्जर क्लाउज ओवर द मेल विद द स्मॉलर क्लाउज। बिल्कुल वही टाइप का क्वेश्चन है। इफ द सिलेक्शन प्रेफर एग्जेक्टेड इज स्ट्रॉन्ग in a skewed distribution of the closed lines, which one of the following statement is true about the population mean, median and mode। डायरेक्टली इन्होंने वही बात पूछी थी यहाँ पे, तो वही हमारा यहाँ पे फिर से रहेगा, जो हमारा मोड होगा वो सबसे ज्यादा, फिर मीडियन, फिर मीन, बस। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, सपोज ए पॉपुलेशन हैज 3 एज क्लासेस, female in the second and third age classes produce 4 and 3 offsprings respectively, while 50% female in the first age class survive into the second age class and only 30% female survive into the third age class. The Leslie matrix for this population is given by L is equal to, ये यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। If there are 10 individuals in each of 3 age classes, the number of individuals in the next iteration would be। ये हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि कोई पॉपुलेशन थी और उस पॉपुलेशन के अंदर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे जो फीमेल्स है ना उनको 3 एज क्लासेस के अंदर डिफरेंशिएट कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। एक हमारा ए यहाँ पे हो जाता है, एक हमारा सेकंड बी, ए बी और सी, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो सेकंड एज क्लास के अंदर जो फीमेल्स है, ठीक है, वो क्या कर रही है, 4 स्प्रिंग्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, ये 4 को, और सी है वो हमारा यहाँ पे थर्ड स्प्रिंग्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है। फर्दर उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो 50% फीमेल जो फर्स्ट क्लास के अंदर थी वो सर्वाइव कर रही है सेकंड के अंदर। फर्स्ट से जो सेकंड में जा रही है वो कितनी है, 50%, और बी से जो सी में जा रही है वो कितनी है, 30%। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि इनके लिए इन्होंने लेसली मैट्रिक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया है। देखो जो लेसली मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो है ये हमें बताता है कि जो हमारे 3 अलग अलग हमारे जो भी हमारे जितने ग्रुप्स होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 ग्रुप है, तो उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट वाला जो हमारे यहाँ पे ग्रुप है वो हमारा कितने ऑफस्प्रिंग्स को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन्होंने फर्स्ट के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। सेकंड एज ग्रुप कितना कर रहा है, 4 को, और थर्ड वाला कितना कर रहा है, 3 को, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारे यहाँ पे कॉलम है वो हमें बताता है कि जो हमारे फर्स्ट यहाँ पे जो ट्रांसमिशन हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे कि हमारा इन्होंने बताया ना कि जो हमारा ए से बी में हम कितने जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं। तो ए से यूं तो है नहीं कि डायरेक्टली वो सी में चले गए होंगे, ए से डायरेक्ट सी के लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो जैसे कि ए से जो हमारे बी में जा रहे हैं वो हमारे कितने हो गए यहाँ पे 50%, यानी कि 0.5। बी से हमारे सी के लिए अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बात करूं कि ए से हमारे सी के अंदर तो कोई भी नहीं जा रहा, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे बी और सी के लिए भी यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे बी टू सी जा रही है, देखो जो हमारा ये वाला कॉलम था ना, ये हमारा किसके लिए था, सिर्फ हमारा ए के लिए था, ठीक है, कि ए से हमारे बी में कितने जा रहे हैं, ए से हमारे सी में कितने जा रहे हैं, और ए से अगर हमारा कोई और भी यहाँ पे, जैसे कि हमें इस मैट्रिक्स को तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे 0 हो गया। ये हमारा 0 किसके लिए, कि हमारा ए से जी में कोई भी नहीं जा रहा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसके लिए कॉलम के लिए बात करें तो ये हमारा बी के रिगार्डिंग है, यानी कि बी से हमारे सी में कितने जा रहे हैं, बी से हमारे ए में तो कोई भी नहीं जा रहा, बी से हमारे सी में कितने जा रहे थे, 30%, और उसके बाद और तो हमारा यहाँ पे कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो ये हमारे यहाँ पे यूं कहीं रहेगा 0, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे लेसली मैट्रिक्स हो जाता है। और इसके अंदर हमें बताना क्या है कि हमारे अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर तीनों क्लासेस के अंदर, 3 हमने क्लास बताई थी ना ए बी सी, अगर इनके अंदर हमारे 10 इंडिविजुअल है, तो सेकंड जो हमारे यहाँ पे इटरेशन ग्रुप होगा उसके अंदर हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि आपको मैट्रिक्स यहाँ पे प्रोवाइड होगी और नंबर यहाँ पे आपको सबके प्रोवाइडेड होंगे। इन हर एक एज ग्रुप, हर एक एज क्लास के अंदर हमारे कितने इंडिविजुअल है, 10 होंगे। तो इनको आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इनको क्या करना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करके चलना है, ठीक है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे कि जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाला ग्रुप होगा, जो हमारा ये वाला है, जो हमारा 0 है ना, ठीक है, इसको हम करेंगे इस 10 के साथ मल्टीपल। तो अगर हम 10 को यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हैं 0 के साथ, एक हो गया। इस 4 को हम करेंगे यहाँ पे 10 के साथ, फिर से प्लस करेंगे 4 इंटू 10, ठीक है। नेक्स्ट इस 3 को हम करेंगे इस लास्ट वाले के साथ, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 3 इंटू 10। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे 0, ये 40, ये 30, तो ये हमारा कितना हो गया, 70 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद सिमिलरली हम इसके लिए यहाँ पे भी वही करेंगे, तो 0.5 इंटू 10, फिर ये हमारा जहाँ पे 0 है तो 0 इंटू 10, और फिर से हमारे यहाँ पे 0 इंटू 10, तो ये तो हमारे दोनों 0 हो गए, ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, 0 इंटू 10, पहले इस वाले 10 के साथ, फिर इसके साथ इसको मल्टीपल करेंगे और इसके साथ इसको मल्टीपल करेंगे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 0.3 इंटू 10,
और ये हमारा यहाँ पे 0 इंटू 10, तो ये हमारा 0, ये हमारा 0, ये हमारा 3, तो हमारे यहाँ पे जो आएगी इक्वेशन यहाँ पे वो हमारे क्या हो जाएगा 75 एंड 3। तो इसको अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो गया 78, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR लाइफ साइंस से रिलेटेड, DVT बेट JRF और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।